हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीबी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एंटिटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए, इस कोर्सेज में हमने पिछले क्लास में स्त्रियों की शिक्षा के विषय संबंधित बातों का अध्ययन किया था। अब क्या है कि अब आज के क्लास में हम लोग भावात्मक एकता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा जो पेपर चल रहा है वो है समाज शास्त्र एवं निर्देशन। समाज शास्त्र एवं ठीक है, ये पेपर 2 है, पेपर 2। तो इसमें क्या है कि हम लोग समाज से जुड़े और समाज से जुड़े तथ्यों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उससे ही रिलेटेड जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है भावात्मक एकता। भावात्मक क्या है? भावात्मक एकता का क्या मतलब है कि इमोशनली, है ना, आपकी भावनाएं किसी से जुड़े हुए हैं, किसी से अटैच्ड हैं। हम लोग यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन यूनिटी की बात क्या है कि सिर्फ किसी एक तथ्य पे नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर इमोशनली अगर अटैच्ड है तो क्या है कि अगर वो इमोशनली अटैच्ड है तो वो हर चीज में, अगर इमोशनली यूनाइट है तो हर टॉपिक पे वो यूनाइट रहेगा। लेकिन अगर कोई अगर किसी एक खास चीज के लिए अगर किसी के साथ अगर यूनाइट है तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज पे वो, हर तथ्य पे वो दूसरे के साथ सहमत हो, है ना। आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर वो यूनाइट है किसी के साथ, अगर वो जुड़ के अगर काम कर रहा है, अगर किसी संस्था के साथ अगर हम जुड़ के कार्य कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए हम उस संस्था से सहमत हों। लेकिन अगर कोई अगर भावनात्मक रूप से अगर वो आपके साथ यूनाइट है, जैसे आपकी फैमिली, अगर वो क्या है, वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है, इमोशनली वो क्या है, यूनाइट है। अगर वो इमोशनली यूनाइट है तो आपसे हर चीज से वो, चाहे वो ताल्लुकात रखे या ना रखे, वो सहमत हो या ना हो, लेकिन क्या है, वो आपके साथ यूनाइट ही रहते हैं। ठीक है, तो भावनात्मक एकता, भावात्मक एकता, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल आई नहीं, इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पहले इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं और विस्तार से। तो जैसे देखिए, विभिन्न, हमारा क्या है कि अलग अलग देश अलग अलग तरीके के सोच के साथ बढ़ता है। अलग समाज, तो ये बहुत तरीके के समाज हमारे ये में आसपास देखने के लिए मिलता है, दृष्टिगत होता है। तो क्या होता है कि हर समाज का अपना अलग सोच होता है, हर राष्ट्र का अपना अलग सोचने का तरीका है, अपना सब कुछ कार्य करने का तरीका होता है, और हर लोग का अपना अलग अलग संवेगात्मक प्रक्रिया होता है, अलग सोचने का तरीका है। अब क्या है कि इन सबको एक साथ एक सूत्र में संवेगात्मक रूप से जो बांध दे, है ना, भावनात्मक रूप से जो बांधे, वही क्या है, वही होता है भावात्मक एकता। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसका कि विभिन्न राष्ट्रों, है ना, विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, किसको, इन राष्ट्रों को, ठीक है, फिर सॉरी समाज इसमें हटा देते हैं, तो वर्ड यूज करते हैं वर्गों के, वर्गों के लोगों आदि आदि को संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से एक सूत्र में जो बांधे, है ना, एक सूत्र में बांधना, बांधना ही भावात्मक एकता
एकता कहलाता है। चलिए इस वाक्य से आप लोग ये स्पष्ट हो गया होगा कि भावात्मक एकता क्या है। अब हम लोग इससे जुड़े दूसरे तथ्य के ऊपर चलते हैं कि भावात्मक एकता के आधार क्या क्या हो सकते हैं। किस बेसिस पे कह सकते हैं कि भावात्मक एकता है, अन्यथा नहीं। तो भावात्मक एकता के आधार कौन से आधार हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो किन आधारों पर कह सकते हैं कि भावात्मक एकता समाज में है, राष्ट्र के में है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भावात्मक एकता है या नहीं है। तो इसके जो मूल जो है, जो सबसे बड़ा जो हमारा जो स्लोगन है भावात्मक एकता के लिए पूरे विश्व के लिए, वो क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों का मानना है कि पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंब अर्थात पूरा विश्व को हम लोग क्या मानते हैं? पूरे विश्व को, पूरे संसार के व्यक्तियों को हम लोग क्या मानते हैं? अपना हितैषी मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं, और हम सभी के साथ क्या है, भावात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं। फिर भी इसके कुछ मुख्य आधार हैं, वो है जैसे रक्त, है ना, रक्त हो गया, खान पान हो गया, ठीक है, रहन सहन हो गया। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो जिन लोगों का मतलब क्या है कि खान पान एक जैसा रहता है, वो क्या होते हैं कि अक्सर उनमें यूनिटी देखने के लिए मिलता है। जैसे साउथ के लोग, तो साउथ के लोग क्या होते हैं, या नॉर्थ इंडिया के लोग, उनका खान पान नॉर्थ इंडिया के लोगों का खान पान लगभग एक जैसा है। तो उनमें क्या होता है कि अक्सर उनमें यूनिटी देखने के लिए, या उनमें आपसी सामंजस्य जल्दी बन जाता है, तो उनमें यूनिटी देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर साउथ वालों के साथ अगर नॉर्थ वालों का अगर एडजस्टमेंट करने की बात हो तो थोड़ी परेशानी होती है। तो अगर जिनका खान पान एक जैसा है, रक्त एक जैसा, रहन सहन एक जैसा है, तो वो क्या होते हैं कि वो अक्सर एकोमोडेट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे और फिर आर्थिक आधार भी है ना, आर्थिक आधार भी है। अगर क्या होता है कि छोटे तबके के लोग हैं, तो जो छोटे वर्गों के लोग हैं, या ऐसा है कि इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, तो वो उनसे बड़े लोगों के साथ उनका सामंजस्य थोड़ा मुश्किल होता है बैठा पाना। तो आर्थिक आधार भी है, भावात्मक एकता का एक आधार आर्थिक आधार भी, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, तो हम लोग भावात्मक एकता का आधार हम लोग देख लिए। अब इसके बाद क्या है, भावात्मक एकता की बाधाएं। एकता में आखिर लोग क्यों भावनात्मक रूप से एक साथ नहीं जुड़ पाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भावात्मक एकता की बाधाएं क्यों नहीं एकता का रूप ले पाते हैं? बाधाएं, तो देखिए ये विभिन्न स्तर पे अलग अलग इसके कारण हो सकते है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अलग कारण है। भारत चीन के साथ क्यों नहीं तालमेल बना पाता है? भारत अन्य देशों के साथ, कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का तालमेल काफी अच्छा है, सामंजस्य काफी अच्छा है, बातचीत अच्छा है। कुछ देश ऐसे हैं जिससे कि भारत का बिल्कुल नहीं बनता। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग बाधाएं हैं। अगर आपके समाज में ही रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा है कि मतभेद हो जाता है, तो क्या है, उनका सोचने का तरीका अलग है। किसी एक टॉपिक के ऊपर कोई व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, कोई दूसरा व्यक्ति है वो किसी और, उसका नजरिया थोड़ा अलग होता है। तो ये सब कुछ बाधाएं हैं। उन बाधाओं के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। खास करके भारत में, भारत क्या है, भारत एक विविधता का देश है ना। यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। करीब नॉर्थ का कुछ अलग है, नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल अलग, हम लोग से थोड़ा अलग है। मिडिल वाला जो सेंटर इंडिया है उसका थोड़ा अलग है। ईस्ट का इंडिया का खान पान, रहन सहन, तौर तरीका सब कुछ अलग है। बोलचाल चेंज हो जाता है। साउथ का और अलग हो जाता है। तो भारत क्या है, विविधताओं का देश है। इसके बावजूद हम लोगों में भावात्मक एकता का होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का विकास, मतलब उसकी कल्पना करना ही बिल्कुल एकदम बेईमानी होगी। तो क्या है, इसमें क्या क्या बाधाएं हैं उस पर थोड़ा सा एक बार हम लोग ये देखते हैं।
तो क्या है कि भौतिक प्रगति, इसका जो बाधा है उसमें है भौतिक प्रगति भौतिक प्रगति और स्वार्थों के लिए, और स्वार्थों के पीछे दौड़। भौतिक प्रगति आज के लोगों में क्या है कि वो भौतिक प्रगति के लिए बहुत ही ज्यादा वो अग्रसर हैं। उनको भौतिक सुख चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का कुछ भी नुकसान करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या है, भावात्मक एकता में ये बहुत बड़ी बाधा है। और क्या है, आर्थिक विषमता हो सकता है। अगर लोगों में, अगर अभी अभी बताया कि अगर इकोनॉमिकली अगर कोई बहुत वीक है, एक व्यक्ति बहुत ऊपर है, तो क्या है कि अगर एक गरीब इंसान है, उसका भाई अंबानी के साथ क्या दोस्ती, है ना। तो ये आर्थिक विषमता भी इसका एक कारण है। और क्या हो सकता है इसका कारण, तो भाषा के विविधता। अगर दो व्यक्ति बैठे हैं, अगर आपस में अगर उनको एक दूसरे की अगर भाषा अगर नहीं समझ में आ रही है, तो भावनात्मक रूप से वो कैसे जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को वो किस प्रकार से वो रख सकते हैं या कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भाषा की विविधता। और क्या हो सकता है, तो भाषा की विविधता के बाद कह सकते हैं सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक विषमता या सांस्कृतिक उथल पुथल भी भावात्मक एकता बाधा है। सांस्कृतिक उथल पुथल, इसमें क्या है कि जैसे देखिए, अभी अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि हिंदू का अगर कोई पर्व है तो उसमें मुस्लिम लोग कुछ न कुछ या कुछ अवांछनीय तत्व होते हैं, और किसी समुदाय को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं जिससे कि सांस्कृतिक रूप से सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाता है। अभी हाल फिलहाल की एक घटना है कि बिहार शरीफ के आसपास की, कि उसमें अभी ये क्या था प्रोग्राम, वो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या है कि कुछ मुस्लिम तबके के कुछ लोग ने उसमें रोड़ेबाजी कर दी, है ना। कुछ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, या फिर कुछ ऐसा है कि मुस्लिम का कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कुछ लोग या कुछ अन्य समुदाय के लोग उसमें कुछ न कुछ ऐसा अड़चन उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण में आपसी सद्भाव बिगड़ जाता है। अगर आपसी सद्भाव ही अगर बिगड़ गया, सांस्कृतिक तौर पे अगर आप एक दूसरे के प्रोग्राम में अगर आप हस्तक्षेप करते हैं या कुछ ऐसा अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो भावनात्मक एकता की बात तो छोड़ ही दीजिए, है ना। तो ये भी एक क्या है, सांस्कृतिक उथल पुथल भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब क्या है, भावात्मक एकता के लिए, भावात्मक एकता के लिए कुछ समिति का गठन किया गया। इसमें क्या है कि इस समिति का क्या क्या कार्य था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी स्थापना सन 1960 में की गई थी, है ना। ये भावात्मक एकता के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। इसका क्या कार्य था देखते हैं थोड़ा सा। तो शिक्षा के कार्यक्रम से इसका ये मतलब इसका गठन जो हुआ था इस समिति का, वो ये था कि शिक्षा के कार्यक्रम के थ्रू आप लोगों में मतलब इस तरीके का शिक्षा का कार्यक्रम बनाइए जिस क्या है लोगों में भावात्मक एकता का विकास किया जा सके। तो इसका उद्देश्य यही था, शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से, शिक्षा के कार्यक्रम, है ना, शिक्षा का कोई ऐसा जो कार्यक्रम प्रोग्राम आप शिक्षा में ही, एजुकेशन में ही आप कुछ ऐसा प्रोग्राम लाइए जिससे कि क्या है भावात्मक एकता स्थापित किया जा सकते। शिक्षा के कार्यक्रम के द्वारा भावात्मक एकता स्थापित करना, भावात्मक एकता स्थापित करना इसका उद्देश्य था। अब ये शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से ये भावात्मक एकता स्थापित कर पाता, तो क्या है कि ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाए, पाठ्यक्रम के द्वारा, है ना,
पाठ्यक्रम था, इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाए, सिलेबस इस टाइप का रखा जाए कि उसमें क्या है कि बच्चे पढ़े उस कंटेंट को और उसके बाद क्या है कि भावात्मक रूप से वो एक होने का प्रयास करे। पाठ्यक्रम होता, पाठ्य पुस्तक होता, पाठ्य पुस्तक के द्वारा भी ये करने का प्रयास किया गया कि पाठ्य पुस्तक आप इस तरीके से तैयार करिए कि हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग पढ़ें और क्या है आपस में जब वो पढ़ रहे हैं एक विशेष क्लास के अंदर, एक क्लास में जो भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन सब में क्या है आपसी सौहार्द उससे स्थापित हो सके। और क्या है भाषा और लिपि, है ना, भाषा और लिपि, ऐसे भाषा का मतलब इस्तेमाल करना शिक्षण के दौरान जिससे उनमें आपसी सौहार्द बना रहे, ऐसे लिपि का इस्तेमाल करना जिससे कि उनमें आपस में विषमता का भाव न प्रकट हो और सभी लोग उसको आसानी से समझ सके, तो ये अमल कर सके। फिर क्या है राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये कार्यक्रमों का आयोजन है ना, ये सब करके क्या है कि उनमें भावात्मक एकता का विकास किया जा सकता है। और क्या है इसमें तो क्या है कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाना, इन आयोगों के द्वारा क्या किया गया, हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाना, भाषा को ये बनाना, है ना। इस आयोग के माध्यम से शिक्षा में क्या है कि हिंदी भाषा पर थोड़ा जोर देना, जब पढ़ा रहे तो ऐसा है कि हर भारत में रहने वाले हर क्षेत्र के लोग कम से कम हिंदी भाषा को थोड़ा मतलब इंटेंशनली थोड़ा अच्छा लें, मतलब हर क्षेत्र के लोग उसको समझ सके। आज भी अगर साउथ इंडिया में चले जाते हैं, जैसे तमिलनाडु चले गए, कर्नाटका चले गए, उधर क्या है कि आप हिंदी बोलिएगा तो सामने वाला बहुत मुश्किल से समझ पाता है या नहीं के बराबर समझता है, बिल्कुल ना के बराबर समझता है। तो बहुत गिने चुने लोग हैं जो आपकी बात को समझ सके। तो वहाँ भी क्या है कि इस आयोग का ऐसा स्थापना करने का उद्देश्य था कि हर क्षेत्र के लोग हिंदी भाषा को कम से कम समझे कि एक देश में कम से कम एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि हर क्षेत्र के लोग समझ सके। और क्या है तो शिक्षकों तथा छात्रों में सांस्कृतिक उनके आपस में जो भी सांस्कृतिक ये रहती है गतिविधियां हैं, तो उसका क्या है कि आदान प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान। अब कल्चर जो भी उनका एक टीचर का जो कल्चर है, हो सकता है कि एक टीचर जो पढ़ाने वाला है, जैसे अक्सर ऐसा सेंट्रल स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि उसमें होता क्या है कि आप पढ़ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, आप पटना में हैं, गया में हैं या फिर दिल्ली में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ रहे हो सकता है वहाँ टीचर जो पढ़ाने वाला आपके पास जो आया हो वो हो सकता है कि पंजाब से हो, है ना। तो उसमें क्या है कि आप उस टीचर के साथ, टीचर आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करें और उसमें क्या है कि आप एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें बेहतर तरीके से। इसका एक बहुत बड़ा और अच्छा साधन ये भी है कि आजकल हम लोग जो फिल्में देखते हैं, है ना, दृश्य जो सामग्रियां हैं वो भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस, आजकल इसका रोल काफ़ी बढ़ गया है। आजकल जो हम लोग फिल्में देखते हैं तो आजकल का क्या है कि साउथ का फिल्म थोड़ा ज़्यादा प्रचलन में है, तो उस फिल्म के माध्यम से भी क्या है कि हम लोग क्या है साउथ इंडियन का कल्चर को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। या फिर बिहार में रहने वाले लोग अगर पंजाब का अगर मूवी देखेगा या कोई ऐसा मूवी जिसके माध्यम से किसी अलग स्टेट का कल्चर थोड़ा समझ में आए, या कोई ऐसी फिल्म है जो बिहार पे बनी हो दूसरे स्टेट के लोग देखेंगे तो वहाँ के लोग क्या है बिहार के कल्चर को समझ पाएंगे और अच्छे से ये उनके साथ सामंजस्य बैठाने में इससे उनको आसानी होगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग भावात्मक एकता के विषय में हमने जो कुछ भी बताया आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।